हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, जो रेगुलर स्टूडेंट और नॉन कॉलेजियन स्टूडेंट दोनों के लिए हैं, जो आपके उपयोगी होने वाले हैं। और हम हैं जो निबंधात्मक क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले, जिससे हैं जो आपके बाकी के अदर क्वेश्चंस जैसे कि लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, वो सभी क्वेश्चंस हैं जो इनसे बन जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से हैं जो राइट डाउन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अत्यधिक महत्व है। यह निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा है जो समझा जा सकता है। तो यहाँ पर पहला है आर्थिक विकास का माप। तो देखिए, राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का एक मुख्य सूचक है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन है जो आपके बढ़ रहा है, और यह आर्थिक विकास की ओर है जो आपके संकेत करता है। दूसरा है जो आपके नीति निर्माण। तो देखिए, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर सरकार आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए, यदि राष्ट्रीय आय में कमी हो रही है तो सरकार विकास योजनाओं पर अधिक ध्यान देकर आय में वृद्धि के उपाय हैं जो आपके खोजती हैं। दूसरा है जो आपके रोजगार और जीवन स्तर। उच्च राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि अधिक उत्पादन और सेवाएं उपलब्ध, जो रोजगार के अवसरों में आपके वृद्धि करती हैं और लोगों के जीवन स्तर को हैं जो आपके सुधारती हैं। चौथा है आपके गरीबी उन्मूलन। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से सरकार के पास अधिक संसाधन होते हैं, जिससे गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण है जो सरकार कर सकती है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश। तो उच्च राष्ट्रीय आय से विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। यह विदेशी व्यापार में सुधार लाता है और विदेशी पूंजी को आकर्षित करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता है जो आपके बढ़ती है। छठा है राजकोषीय और मौद्रिक नीति। तो यहाँ पर है जो राष्ट्रीय आय के आधार पर ही राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का निर्धारण होता है, जैसे कि कर, ब्याज दरों का प्रबंधन, जो अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अत्यधिक महत्व है। आर्थिक स्थिरता, विकास, रोजगार और लोगों की समृद्धि के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों आर्थिक विश्लेषण के महत्वपूर्ण भाग हैं, परंतु इनके अध्ययन क्षेत्र और दृष्टिकोण अलग अलग हैं, और नीचे इनके मुख्य अंतर आपके स्पष्ट किया गया है। अध्ययन का क्षेत्र। तो देखिए, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, निर्माता, एकल उद्योग के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण और संसाधनों का आवंटन शामिल है। समष्टि, तो आपकी समष्टि यह समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन है जो आपके करता है, जिसमें राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक वृद्धि जैसे बड़े मुद्दे हैं जो आपके शामिल होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है दृष्टिकोण का। तो देखिए, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें निचले स्तर पर जाकर छोटे घटकों के निर्णयों और उनके आर्थिक परिणामों का है जो आपके विश्लेषण किया जाता है, जबकि समष्टि में इसके समग्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होकर बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों का है जो आपके अध्ययन किया जाता है। अब मुख्य तत्व हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में है जो इसमें मांग और आपूर्ति का विश्लेषण, उपभोक्ता संतुलन, उत्पादन लागत, बाजार संरचना जैसे विषय हैं जो शामिल होते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इसमें है जो आपके राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार संतुलन जैसे विषय हैं जो आपके शामिल होते हैं। उद्देश्य, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना और उपभोक्ता और उत्पादक के बीच हैं जो आपके संतुलन स्थापित करना, जबकि समष्टि इसका उद्देश्य है स्थिरता, विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। आर्थिक समस्याएं, तो देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें व्यक्तिगत स्तर पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें एक उपभोक्ता का बजट या एक उद्योग का उत्पादन निर्णय होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें समग्र आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और बेरोजगारी। अतः हम कह सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की गतिविधियों पर केंद्रित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था पर हैं जो आपके केंद्रित हैं। दोनों के संयुक्त अध्ययन से अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ, संतुलित नीति निर्माण में सहायता है जो आपके मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, जेबीसी के बाजार नियम की व्याख्या कीजिए।
तो जेबी से ने अपने प्रसिद्ध से के बाजार नियम सेज लॉ ऑफ मार्केट्स के माध्यम से यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक उत्पादन अपनी मांग का सृजन है जो करता है। इसे आमतौर पर से का नियम के रूप में जाना जाता है। यह अवधारणा 19वीं शताब्दी में है जो आपके विकसित हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक मंदी और अति उत्पादन की संभावना को समझना था। से के नियम का सार, तो से के नियम के अनुसार जब भी उत्पादन होता है तो वह उत्पादन अपने आप में आय और क्रय शक्ति का सृजन है जो करता है, जो इस उत्पादन के लिए मांग उत्पन्न करता है। यानी जितनी चीज़ें बाजार में उत्पादित होती हैं वे सभी बिकने के लिए पर्याप्त मांग उत्पन्न है जो आपके करती हैं। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की अति उत्पत्ति या कमी की संभावना नहीं होती। इसके मुख्य बिंदु, तो पहला है उत्पादन और मांग का संबंध। से का मानना था कि उत्पादन के दौरान दी गई मजदूरी, किराया और लाभ जैसी आय लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाती है। इस प्रकार जितना उत्पादन होता है उतनी ही मांग है जो आपके पैदा होती है। पूंजी और संसाधनों का कुशल उपयोग, से के अनुसार सभी संसाधन जैसे कि श्रम पूंजी का कुशल उपयोग मांग और आपूर्ति को बराबर बनाए रखने में मदद करता है। यह तब तक संभव है जब तक कि बाजार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं और कोई बाहरी बाधा नहीं है। अर्थव्यवस्था में संतुलन, से के नियम यह कहता है कि जब हर उत्पादित वस्तु के लिए पर्याप्त मांग हो तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन या मंदी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बाजार में प्रत्येक वस्तु का उपभोक्ता है और इसी कारण से इसे आर्थिक संतुलन बना रहता है। पता है बाजार की स्वतंत्रता, से का यह सिद्धांत मानता है कि अगर बाजार में कोई बाधा जैसे कि कर, सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो तो स्वतः स्फूर्त संतुलन बना रहता है और अति उत्पादन और अति मांग की समस्या नहीं उत्पन्न होती। से के बाजार नियम की आलोचना, तो मंदी का समाधान नहीं। 1930 के दशक में महामंदी के समय जॉन किन्स ने इस नियम की है जो आपकी आलोचना की थी। उनका मानना था कि बाजार में हमेशा सभी उत्पादों की मांग नहीं होती, खासकर आर्थिक मंदी के समय। किन्स ने कहा है कि बचत और निवेश में असंतुलन के कारण मांग में कमी होती है जिससे अति उत्पादन और बेरोजगारी हो सकती है। पूर्ण रोजगार की अवधारणा, से का नियम यह मानता है कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहेगी, लेकिन वास्तविकता में बेरोजगारी और मंदी जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। बचत और निवेश का अंतर, से के नियम यह मानता है कि जितनी आय प्राप्त होती है वह सभी खर्च की जाएगी, लेकिन व्यवहार में लोग अपनी आय का एक हिस्सा बचत में भी रखते हैं जिससे बाजार में मांग कम होती है। निष्कर्ष, से के बाजार नियम का आधार यह है कि उत्पादन से हैं जो आपके आय उत्पन्न होती हैं और यह आय है जो आपके मांग को बढ़ाती हैं। यह सिद्धांत शास्त्रीय अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बताता है कि अर्थव्यवस्था में स्वतः स्फूर्त संतुलन की स्थिति बनी रहती है। हालांकि वास्तविकता में मांग और आपूर्ति का संतुलन हमेशा नहीं रहता। आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं पैदा होती हैं जिसके कारण बाद में अर्थशास्त्रियों ने इस नियम को संशोधित किया और नए सिद्धांत हैं जो प्रस्तुत किए। प्रतिष्ठित मॉडल की आधारभूत संरचनाओं की व्याख्या कीजिए। तो प्रतिष्ठित मॉडल एक संरचना है जो संगठन, समाज या किसी प्रणाली में विभिन्न स्तरों को एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग होता है। इस मॉडल का उद्देश्य है कि जटिल संरचनाओं को एक स्पष्ट और आपके व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि उनके विभिन्न स्तरों को समझा और विश्लेषण करना आसान हो। प्रतिष्ठित मॉडल का उपयोग प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान, सूचना प्रणाली, कंप्यूटर विज्ञान और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में है जो किया जाता है। प्रतिष्ठित मॉडल की आधारभूत संरचना, तो स्तरीय संगठन। तो देखिए प्रतिष्ठित मॉडल में संरचना कई स्तरों में है जो विभाजित होती हैं। हर स्तर में कुछ विशेष कार्य या भूमिकाएं होती हैं जो कि उच्च स्तर से संबंधित होती हैं। यह एक पिरामिड की तरह होती हैं जिसके शीर्ष पर उच्च स्तर और आपके सबसे नीचे निम्न स्तर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण, तो एक संगठनात्मक ढांचे में शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन और निम्न स्तरीय कर्मचारी होते हैं। हर स्तर अपना एक विशेष कार्यक्षेत्र होता है और एक स्तर दूसरे स्तर के ऊपर है जो आपके निर्भर होता है। दूसरा है संबंध और निर्भरता। तो यहाँ पर प्रतिष्ठित मॉडल में हर स्तर के बीच स्पष्ट संबंध और निर्भरता होती है। उच्च स्तर का कार्य निर्णय लेना, मार्गदर्शन देना, जबकि निम्न स्तर का कार्य उन निर्णयों का क्रियान्वयन करना होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में
मैनेजर उच्च स्तर पर होता है जो कि निर्णय लेता है, जबकि टीम के सदस्य उनके निर्देशों का है जो पालन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। सूचना प्रवाह, तो यहाँ पर प्रतिशिष्ट मॉडल में सूचना प्रवाह आमतौर पर दोनों दिशाओं में होती हैं, ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन, और नीचे से ऊपर, बॉटम टू अप। ऊपर से नीचे दिशा में उच्च स्तर के लोग निर्णय, नियम और नीतियों को अधीनस्थों तक पहुंचाते हैं, और नीचे से ऊपर की दिशा में निम्न स्तर के लोग फीडबैक, रिपोर्ट और परिणामों को उच्च स्तर तक हैं जो आपके पहुंचाते हैं। है नियंत्रण और समन्वय। उच्च स्तर पर बैठे लोग नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी कार्य समय पर और योजना के अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उदाहरण, संगठन में उच्च प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय में कार्य कर रहे हैं। पांचवा है संचार और निर्णय लेने की प्रक्रिया। प्रतिशिष्ट मॉडल में संचार की प्रक्रिया व्यवस्थित और स्पष्ट होती है और उच्च स्तर पर नीति निर्माण और निर्णय होते हैं, जबकि निम्न स्तर पर उन निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रतिशिष्ट मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि संचार प्रभावी हो और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। है रोल और जिम्मेदारी का विभाजन। प्रतिशिष्ट मॉडल में हर स्तर पर अलग अलग भूमिकाएं, जिम्मेदारियां होती हैं जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं जो आपकी होती हैं। यह विभाजन कार्यों के प्रभाव और दक्षता को सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए शिक्षा संस्थानों में आपके प्रधानाचार्य, शिक्षक और सहायक कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जबकि संस्थान का कार्य सुचारू रूप से है जो चलता है। प्रतिशिष्ट मॉडल जटिल संरचनाओं को व्यवस्थित और नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। यह मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि हर स्तर पर लोगों के पास स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारी हो, और इस प्रकार मॉडल संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने और उसके प्रभावी संचालन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी से आपके सहायक हैं। ब्याज को परिभाषित कीजिए, और भारत में ब्याज दर की विशेषताएं हैं जो आपको बतानी है। ब्याज की परिभाषा, तो देखो, ब्याज उस राशि को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था को उधार दिए गए धन पर एक निर्धारित अवधि के लिए हैं जो दी जाती हैं। यह उस शुल्क के रूप में समझा जा सकता है जो धनराशि के उपयोग के लिए उधारकर्ता से प्राप्त होता है। सरल शब्दों में, ब्याज वह अतिरिक्त राशि है जो ऋणदाता, जिन्होंने धन उधार दिया है, को उधारकर्ता उधार दिए मूल धन पर एक निश्चित समय के बाद है जो राशि लौटाते हैं, उसे है जो ब्याज कहा जाता है। भारत में ब्याज दर की विशेषताएं। पहला है रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित। भारत में ब्याज दर मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ब्याज दरों को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसी दरें ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं। दूसरी विशेषता है बाजार आधारित। भारतीय ब्याज दरें अब पहले की तरह स्थिर नहीं होती। आर्थिक मांग और आपूर्ति, मुद्रास्फीति और वैश्विक घटनाओं के अनुसार इनमें है जो परिवर्तन होते रहते हैं। इससे ब्याज दर बाजार की परिस्थितियों के अनुसार हैं जो आपके बदलती रहती हैं। तीसरी विशेषता है यहाँ पर मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील। तो यहाँ पर है जो आपके भारत में ब्याज दरें मुद्रास्फीति के प्रति गहराई से प्रभावित होती है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ने पर ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है ताकि क्रय शक्ति में संतुलन बनाया जा सके। ये विशेषता है विभिन्न प्रकार की बाजार दरें। तो देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की बाजार दरें होती हैं, जैसे कि बचत पर ब्याज दर, सावधि जमा पर ब्याज दर, व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण पर ब्याज दर, और आजकल को आपके मोबाइल पर भी ऋण चालू हो गए हैं। तो ये दरें अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन फिर भी आरबीआई की नीतियों का है जो इनको पालन करना पड़ता है। चौथी विशेषता है विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के अनुसार। तो देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, निजी बैंक और सहकारी बैंक, ये सभी बैंक अपनी अपनी ब्याज दरें तय करते हैं जो ग्राहकों की ज़रूरतों और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं जो आपके करती हैं। छठी विशेषता है अस्थिर और निश्चित दरें। तो देखिए, भारत में ब्याज दरें दो प्रकार की हो सकती हैं। अस्थिर दरें जो समय समय पर बदलती रहती हैं, और आपकी निश्चित दरें जो ऋण की अवधि तक हैं जो आपके स्थिर रहती हैं। विशेषता है विकासशील अर्थव्यवस्था के अनुसार। तो भारत एक विकासशील देश है, इसीलिए यहाँ ब्याज दरें प्राय विकसित देशों की तुलना में अधिक होती हैं। इसीलिए ताकि घरेलू बचत को बढ़ावा दिया जा सके और विदेशी निवेश को आकर्षित है जो आपके किया जा सके।
अगली विशेषता है सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। तो भारत की सरकार ब्याज दरों को निर्धारित करते समय सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को भी ध्यान रखती है। उदाहरण के लिए कृषि, छोटे उद्योग, शिक्षा ऋणों पर ब्याज दरें क्षेत्रों के मुकाबले हैं जो आपके कम होती हैं। निष्कर्ष, भारत में ब्याज दरें न केवल आर्थिक कारकों बल्कि सामाजिक और राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां, मुद्रास्फीति की दर, विदेशी निवेश और सामाजिक आर्थिक कल्याण कार्यक्रमों के कारण भारत में ब्याज दरों की संरचना अन्य देशों से हैं जो आपके अलग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणक और त्वरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आपके गुणक की अवधारणा, गुणक अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में किसी निवेश या व्यय में होने वाली वृद्धि से कुल उत्पादन या राष्ट्रीय आय में उससे अधिक बढ़ोतरी होती है। इसे गुणक प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब सरकार किसी परियोजना में निवेश करती है तो उस निवेश से लोगों को रोजगार और आय प्राप्त होती है, जिससे लोग अधिक खर्च करते हैं। यह खर्च आगे और अधिक लोगों को रोजगार देता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन में कई गुना है जो आपकी वृद्धि हो जाती है। गुणक का प्रतिसूत्र है जो आप ये देख सकते हैं, 1/1 माइनस MPC। ये जो भी सूत्र हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, जो ये दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की अतिरिक्त आय का कितना हिस्सा उपभोग में खर्च किया जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मुख्य बिंदु है कि गुणक प्रभाव निवेश में बदलाव राष्ट्रीय आय पर कई गुना प्रभाव है जो आपके डालता है। यह आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका है जो आपके निभाता है, क्योंकि इससे सरकारें और केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं। अगली अवधारणा है त्वरण की अवधारणा। त्वरण एक्सीलरेशन अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जो कहता है कि यदि उपभोक्ता मांग में वृद्धि होती है तो इससे आवश्यक उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि मशीनें, फैक्ट्रियों में निवेश की आवश्यकता है जो आपके बढ़ती हैं। त्वरण सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि उपभोक्ता मांग में परिवर्तन का प्रभाव केवल उपभोक्ता वस्तुओं पर ही नहीं पड़ता बल्कि उत्पादन के साधनों पर भी पड़ता है। यदि किसी उत्पादन की मांग बढ़ती है तो इसके उत्पादन को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन क्षमता भी है जो आपके बढ़ती हैं। यहाँ पर त्वरण गुणांक है जो आप देख सकते हैं। तो त्वरण गुणांक इस बात का माप है कि मांग में परिवर्तन के कारण पूंजी निवेश में कितना है जो आपके बदलाव हुआ है। यहाँ पर इसके मुख्य बिंदु हैं। तो देखिए, त्वरण सिद्धांत बताता है कि उपभोक्ता मांग में परिवर्तन के साथ पूंजीगत वस्तुओं में निवेश में भी वृद्धि होती है। यह गुणांक के साथ मिलकर आर्थिक विकास को और अधिक है जो आपके बढ़ाता है। निष्कर्ष, गुणांक और त्वरण दोनों ही अर्थव्यवस्था में निवेश और आय वृद्धि के बीच संबंध को दर्शाते हैं। गुणक आय वृद्धि में उपभोक्ता मांग को बढ़ाता है, जबकि त्वरण इस मांग का असर पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और निवेश पर डालता है। भारत में बैंकों की भूमिका के मूल्यांकन पर निबंध लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर भारत में बैंकों की भूमिका का मूल्यांकन। बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होती है। विशेष रूप से भारत में बैंकों ने आर्थिक विकास, समृद्धि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बैंक ने न केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं बल्कि वे आर्थिक नीतियों को लागू करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस निबंध में हम भारत में बैंकों की भूमिका का मूल्यांकन करेंगे, जिनमें उनके कार्य, विकास और चुनौतियां शामिल होगी। तो पहला है बैंकिंग प्रणाली का विकास। तो देखिए, भारत में बैंकों की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी, जब 1800 के दशक में सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने महत्वपूर्ण बदलाव देखे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 से बैंकिंग व्यवस्था को एक संस्थागत रूप मिला। इसके बाद बैंकों के कार्यों और कर्तव्यों में विस्तार हुआ। 1950 के दशक में बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का दायरा और प्रभाव बढ़ा। आज भारत के विभिन्न प्रकार के बैंक कार्य कर रहे हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि हैं जो इसमें शामिल हैं। यहाँ पर बैंकों की भूमिका, तो देखिए, यहाँ पर आर्थिक विकास। बैंक आर्थिक विकास के इंजन की तरह कार्य करते हैं। वे उद्योग, व्यापार और कृषि और सेवा के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे उत्पादन, निवेश और उपभोक्ता में वृद्धि होती है। और बैंकों द्वारा दी गई ऋण सुविधा लोगों और व्यवसायों के लिए
आवश्यक पूंजी की उपलब्धता को सुनिश्चित हैं जो आपके करते हैं, जो कि विकास को आपके बढ़ावा देती हैं। वित्तीय समावेश, तो यहाँ पर है जो भारतीय बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय समावेश है, यानी हर व्यक्ति को वित्तीय सेवाएं हैं जो आपके प्रदान करना। बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े और दूर दराज के इलाकों में अपनी शाखाएं खोलकर वहाँ के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी पहलों के माध्यम से लाखों लोगों बैंक से हैं जो जुड़ पाए हैं। मुद्रास्फीति और आर्थिक नीति का प्रभाव, तो देखो बैंकों की नीतियां देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंकों को मुद्रास्फीति नियंत्रण करने, ब्याज दरों को संतुलित करने और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। जब बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि या कमी की जाती है तो इसका असर सीधे निवेश, उपभोग और मुद्रा सर्कुलेशन पर है जो आपके पड़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं वाणिज्य और कृषि ऋण। तो देखिए भारतीय बैंकों ने वाणिज्य और आवासीय ऋण, कृषि ऋण, शिक्षा ऋण और अन्य प्रकार के पर्सनल लोन ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। कृषि क्षेत्र में बैंकों का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। भारत में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंकों से किसानों को सस्ते ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता है। अब यहाँ पर बैंकों की चुनौतियाँ, हालांकि भारत में बैंकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन उनके सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं। परफॉर्मिंग एसेट, बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती एनसीपी है, जिसका मतलब है उन ऋणों का वापस नहीं लौटाना जो समय पर चुकाया नहीं होते। यह बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है और उन्हें ऋण देने में कठिनाई उत्पन्न होती है। और यहाँ पर सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्या ज़्यादा गंभीर है, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली पर दबाव पड़ता है। मतलब कोई लोन लेता है और उसे वो वापस नहीं चुकाता, तो ये है जो इसका मतलब है। अब है जो आपके डिजिटल बैंकिंग, जबकि डिजिटल बैंकिंग ने भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला दी, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी, साक्षरता की समस्या यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अगर लोग डिजिटल बैंकिंग का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वे आर्थिक विकास के प्रवाह से हैं जो आपके बाहर हो जाते हैं। अगला है वित्तीय साक्षरता की कमी। भारत में कई लोग बैंकिंग सेवाओं से अनजान होते हैं। वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण कई लोग बैंकों से उधार लेने और सेवाओं का लाभ उठाने में हिचकिचाते हैं और बैंकों को इस दिशा में और अधिक काम करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को उनकी अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूक किया जा सके। प्रौद्योगिकी के साथ समायोजन, डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हो रही है, लेकिन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकी से तालमेल बैठाने में चुनौतियां आ रही हैं। साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी जैसी समस्याएं बैंक के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं जो आपके बन गई हैं। निष्कर्ष, भारत में बैंकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे न केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं बल्कि देश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बैंकों द्वारा किए गए कार्यों के कारण भारत में औद्योगिक, वाणिज्य, कृषि क्षेत्रों में उन्नति संभव हो पाई है। हालांकि कुछ चुनौतियां जैसे कि आपके एनपीए, वित्तीय साक्षरता की कमी और डिजिटल बैंकिंग की समस्या, जिन्हें समय रहते हल करने की आवश्यकता है। बैंकों को इन समस्याओं का समाधान निकालते हुए अपनी सेवाओं को बेहतर बनाना होगा ताकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था में और अधिक महत्वपूर्ण है जो आपकी भूमिका निभा सके। व्यापार चक्र क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और इसे नियंत्रित करने के उपाय हैं जो सुझाने हैं आपको। व्यापार चक्र का अर्थ है आर्थिक गतिविधियों के उतार चढ़ाव के क्रम से हैं। यह चक्र अर्थव्यवस्था में विस्तार और संकुलेशन के चरणों से होकर गुजरता है। एक व्यापार चक्र में 4 प्रमुख हैं जो आपके चरण होते हैं, जैसे आपके मंदी, अवसाद, पुनरुद्धार और समृद्धि। ये 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था के भीतर आय, उत्पादन, रोजगार और कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का चक्रीय है जो आपके क्रम है। व्यापार चक्र के कारण, तो यहाँ पर है जो पहला है मांग और आपूर्ति में अस्थिरता। जब किसी समय में मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति उस अनुसार नहीं हो पाती तो कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति होती है और अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। इसके विपरीत जब मांग कम होती है तो अर्थव्यवस्था संकुचन की ओर बढ़ती है। अब है यहाँ पर निवेश में अस्थिरता। तो निवेश में वृद्धि से उत्पादन और रोजगार बढ़ता है,
जिससे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। लेकिन निवेश में कमी होने से उत्पादन और रोजगार घटता है और मंदी का दौर है जो आपके शुरू हो जाता है। अगला है मूल्य स्तर में परिवर्तन। मूल्य स्तर में बदलाव का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर सीधा पड़ता है। मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति आर्थिक विस्तार का कारण बनती है, जबकि मूल्य स्तर में गिरावट मुद्रास्फीति में कमी आर्थिक संकुचन का है जो आपके कारण बनती हैं। ब्याज दर में बदलाव। जब ब्याज दरें घटाई जाती हैं तो उधार लेना सस्ता होता है और निवेश बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। इसके विपरीत ब्याज दरें बढ़ने पर निवेश घटता है और मंदी का दौर है जो आपके शुरू हो जाता है। प्राकृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालते। डेफिनेटली बिल्डिंगें हैं जो चली जाती हैं, वापस बनाना पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और सामाजिक उथल पुथल भी व्यापार चक्र को हैं जो आपके प्रभावित करती हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपके चुनाव के रिजल्ट आए थे तो तब हैं जो आपका शेयर मार्केट नीचे गिर गया था। सरकारी नीतियाँ। सरकार की मौद्रिक और वित्तीय नीतियाँ भी व्यापार चक्र को प्रभावित करती हैं। टैक्स में कटौती, सब्सिडी, निवेश प्रोत्साहन से आर्थिक विस्तार होता है, जबकि राजस्व बढ़ाने वाली नीतियों से संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है और मंदी का दौर शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण। तो देखिए यहाँ पर व्यवसाय और उपभोक्ता की आशाएं, भावनाएं और दृष्टिकोण व्यापार चक्र पर प्रभाव डालते हैं। किसी की आर्थिक मंदी के दौरान डर और असुरक्षा से लोग खर्च करने से हिचकिचाते हैं, जबकि समृद्धि के समय लोग अधिक हैं जो आपके खर्च करते हैं। जो व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के उपाय, पहला है मौद्रिक नीति का उपयोग। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ब्याज दरों को नियंत्रित करके व्यापार चक्र को प्रभावित कर सकता है। मंदी के दौर में ब्याज दर हैं जो कम करके और ऋण और निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जबकि मुद्रास्फीति के दौर में ब्याज दरें बढ़ाकर इसे नियंत्रित हैं जो किया जा सकता है। वित्तीय नीतियों का उपयोग। तो सरकार टैक्स और सरकारी खर्च को नियंत्रित करके व्यापार चक्र पर प्रभाव डाल सकती है। मंदी के समय टैक्स में कटौती और सरकारी खर्च बढ़ाने से मांग को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक विस्तार के समय सरकारी खर्च घटाकर टैक्स बढ़ाकर मुद्रास्फीति को है जो आपके नियंत्रित हैं जो किया जा सकता है। विनिमयन और निरीक्षण। अर्थव्यवस्था में अत्यधिक निवेश और अटकलों को रोकने के लिए सख्त विनिमय और नियम लागू किए जा सकते हैं। यह अनावश्यक उछाल व गिरावट से अर्थव्यवस्था को है जो सुरक्षित रख सकता है। सरकारी सहायता व सब्सिडी। मंदी के दौरान सरकार सब्सिडी देकर विशेष कृषि, छोटे उद्योग और निम्न आय वर्ग के समर्थन प्रदान करके रोजगार को बनाए रखने और मांग को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश नीति। तो वैश्विक व्यापार और निवेश नीति में बदलाव करके सरकार विदेश नीति और व्यापार में वृद्धि कर सकती है। इससे व्यापार चक्र पर संतुलन बना रहता है और निर्यात में वृद्धि से विदेशी मुद्रा है जो प्राप्त होती हैं। समाज को जागरूक करना। लोगों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाकर भी व्यापार चक्र को नियंत्रित है जो किया जा सकता है। आर्थिक ज्ञान और वित्तीय साक्षरता से लोग समझदारी से खर्च और निवेश कर सकते हैं। वैश्विक आर्थिक सहभागिता। तो व्यापार चक्र का वैश्विक स्तर पर प्रभाव होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। भारत जैसे देशों में आईएमएफ और विश्व बैंक के सहयोग से मंदी से निपटने में है जो आपकी मदद मिल सकती है। निष्कर्ष कह सकते हैं कि व्यापार चक्र का नियंत्रण अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए आवश्यक है। उचित मौद्रिक और वित्तीय नीतियाँ, विनिमय, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से व्यापार चक्र के नकारात्मक प्रभावों को है जो कम किया जा सकता है। इस प्रकार व्यापार चक्र पर उचित नियंत्रण अर्थव्यवस्था को संतुलित और स्थिर बनाए रखता है, जो कि देश के दीर्घकालिक विकास के लिए आपके आवश्यक हैं। क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्स के स्थैतिक गुणांक की अवधारणा का स्पष्ट विवेचन कीजिए। तो किन्स के स्थैतिक गुणांक की अवधारणा। तो जॉन किन्स ने स्थैतिक गुणांक की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश में बदलाव का आय पर गुणात्मक प्रभाव होता है। यह सिद्धांत बताता है कि एक नई आर्थिक गतिविधि में निवेश से कुल आय में कई गुना है जो वृद्धि हो सकती है। स्थैतिक गुणांक को है जो आपके गुणांक प्रभाव भी कहा जाता है, जो बताता है कि किसी भी क्षेत्र में निवेश में परिवर्तन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा है जो आपके प्रभाव पड़ता है। गुणांक का सिद्धांत। तो यहाँ पर किन्स के अनुसार
जब सरकार और निजी क्षेत्र कोई निवेश किया जाता है तो यह निवेश रोजगार, उत्पादन और आय को बढ़ाता है और यह वृद्धि के कई चरणों में है जो आपके सामने उभर कर आता है। पहला है प्रारंभिक निवेश, आय में वृद्धि। तो यहाँ पर जब किसी क्षेत्र में प्रारंभिक निवेश किया जाता है तो इससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए अगर एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता है तो यह सीधे तौर पर उस क्षेत्र के लोगों की आय को है जो बढ़ा देता है। दूसरा है आय का पुनः व्यय। तो इस नई आय का एक हिस्सा लोग खर्च के रूप में उपयोग करते हैं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं को मांग की बढ़ाता है। इस खर्च से संबंधित क्षेत्र में आय में भी वृद्धि होती है। इससे वहाँ के लोगों की आय बढ़ती है और वे खर्च भी करने लगते हैं। इस तरह आय के पुनः व्यय का चक्र है जो चलता रहता है। इस चरण में आय में कमी। हालांकि प्रत्येक पुनरावृत्ति में आय में कुछ कमी होती है क्योंकि लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत में भी लगाते हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह बचत नहीं हो जाती तब तक यह चक्र चलता रहता है और अर्थव्यवस्था में कुल आय है जो आपकी बढ़ती रहती है। गुणांक का सूत्र। किन्स ने गुणांक को मापने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित हैं जो आपके सूत्र प्रस्तुत किया है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पूरा सूत्र है जो इसने प्रतिपादित किया है। अब गुणांक का महत्व। तो यहाँ पर है जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। गुणांक प्रभाव से सरकार और निजी क्षेत्र को यह जानकारी मिलती है कि किस प्रकार उनके द्वारा किया गया निवेश अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय को बढ़ा सकता है और विशेष रूप से मंदी के समय में बड़े निवेश से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित है जो आपकी किया जा सकता है। मांग का संतुलन। गुणांक से प्राप्त जानकारी के आधार पर अर्थव्यवस्था में मांग को बनाए रखने के लिए सरकार अपनी वित्तीय और मौद्रिक नीतियों को लागू कर सकती है। इससे मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहता है। और यहाँ पर है जो वित्तीय नीतियों का प्रभाव। गुणांक के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि सरकार के व्यय और कर कटौती का कितना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे वित्तीय नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला है आपके विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से लाभकारी। तो विकासशील देशों में जहाँ निवेश का अभाव होता है वहाँ गुणांक का महत्व भी बढ़ जाता है। सीमित संसाधनों के साथ अधिकतम आय प्राप्त करना इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे गुणांक सिद्धांत से समझा जा सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि किन्स का स्थैतिक गुणांक अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि निवेश से किस प्रकार अर्थव्यवस्था में कई गुना आय और रोजगार का सृजन है जो आपके किया जा सकता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से सरकार और नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी है ताकि वे निवेश और व्यय की ऐसी नीतियां बना सके जो समग्र अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सके। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आपको महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ध्यान में रखने हैं और छोटे क्वेश्चन त्वरण वाले, गुणांक वाले ऐसे भी हैं जो आपके आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।